अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉटन, वुड, प्लास्टिक, मेटल्स वगैरह, जैसे रुई, कपास, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल्स, धात वगैरह की बनी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। इन अ विंटर नाइट, सर्दियों की रात में, कंपेयर देयर टेम्परेचर विद द एयर टेम्परेचर, सर्दियों की रात में इन चीज़ों के दर्ज हरारत का हवा के दर्ज हरारत के साथ मुकाबला करो बाय टचिंग दैम विद योर हैंड, उन्हें अपने हाथ से छू कर महसूस करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ से लिखें कि मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब हाई थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? ज़्यादा हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत। तो मेटल्स हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी सो इट फील्स कूल्ड। देखें, जो धातें होती हैं इसमें ज़्यादा हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है, इसलिए वो हमारे हाथ से गर्मी बहुत जल्दी ले लेते हैं और हमें ठंडक महसूस होती है और ठंड महसूस होती है, और वो चीज़ मेटल जो वो ठंडी महसूस होती है। नंबर 2, वुड एंड प्लास्टिक हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। ये इनमें कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत है। लो थर्मल कंडक्टिविटी, कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत है प्लास्टिक और लकड़ी में। वो गर्मी आहिस्ता लेती हैं और धातों के मुकाबले में कम ठंडी महसूस होती हैं। दे फील लेस कोल्ड। तो धातों के मुकाबले में वो कम ठंडी महसूस होती हैं। कॉटन हैज़ वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी। कपास में बहुत कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत है। सो इट फील्स वार्म। तो वो गर्म महसूस होती है। इसी का आंसर देखें, पहले इस चीज़ को समझें, क्वेश्चन नंबर 8 को, कि सब चीज़ों का दर्जा हरारत हवा के बराबर होता है, लेकिन ये जो मेटल्स हैं इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ज़्यादा हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है, तो वो ठंडी महसूस होती हैं। लकड़ी और प्लास्टिक में कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है, इसलिए वो कम ठंडी महसूस होती हैं। ये जो कपास है इसमें बहुत कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है, इसलिए वो गर्म महसूस होती है। चाहे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो हैं हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ज़्यादा हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है धातुओं में। सो दे टेक हीट फ्रॉम आवर हैंड वेरी क्विकली, इसलिए वो हमारे हाथ से गर्मी बहुत जल्दी ले लेते हैं। एंड फील कोल्ड, और ठंडी महसूस होती हैं। नंबर 2, प्लास्टिक एंड वुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक और लकड़ी में कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है। सो दे टेक हीट स्लोली। तो वो हमारे हाथ से जो हीट है वो स्लोली लेते हैं। एंड फील लेस कूल्ड दैन मेटल्स, वो गर्मी ऐसा ले लेते हैं और धातों के मुकाबले में कम ठंडी महसूस होते हैं। इसी का पॉइंट 3 आप बेशक ये लिख, एवरेज आंसर जो है ये लिख लें तो ये बेहतर है अगर इसको ना लिखना चाहें। तो कॉटन हैज़ वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी। कपास में बहुत कम हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत होती है। सो इट टेक्स वेरी लिटिल हीट एंड फील्स वार्म। तो वो बहुत कम गर्मी लेती हैं और गर्म महसूस होती हैं। सब चीज़ें असल में एक ही दर्जा हरारत की होती हैं, फ़र्क सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी में है। जो चीज़ गर्मी जल्दी मुंतकिल करती है वो ठंडी लगती है, और जो चीज़ गर्मी आहिस्ता मुंतकिल करती है वो गर्म महसूस होती हैं, मसलन कपास वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। विच इज़ ग्रेटर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट? कौन सा ज़्यादा है? विच इज़ कौन सा ज़्यादा है हरारत में, इंक्रीज इन टेम्परेचर हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफ़ा या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफ़ा? तो
1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपने इजाफा किया है। तो इसका मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये ज़्यादा है। और अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ करेंगे तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के ही इक्वल होता है। और 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो ये होगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इसका आंसर यहाँ से लिखें जी, लिखें एन इंक्रीज़ in temperature of 1 degree Celsius is greater than an increase of 1 degree Fahrenheit। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज़ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंक्रीज़ से ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा है जी। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर बढ़ाया जाए और इधर से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि देखें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे इसका मतलब 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हुआ, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ही इंक्रीज़ हुआ। तो इन दोनों में आप देख लें कौन सा ज़्यादा है, तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी इसी को लिख सकते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करें वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंक्रीज़ से ज़्यादा होता है। क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होगा, और अगर 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ करेंगे तो वो 1 फ़ारेनहाइट ही इंक्रीज़ होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Why would not you expect all the molecules in a gas to have the same speed? आप ये तवक्को क्यों नहीं करेंगे कि गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स एक जैसी स्पीड रखते हैं या एक जैसी रफ्तार रखते हैं? तो इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ से लिखें, यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली एंड कीप कोलाइडिंग। गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हरकत करते हैं और मुसलसल टकराते हैं। सो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शोज दैट, तो इसलिए काइनेटिक थ्योरी बताता है दैट दे कैन नॉट ऑल हैव द सेम स्पीड, कि वो सब एक जैसी रफ्तार नहीं रखते। इसी का आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स की मुसलसल बेतरतीब हरकत, एंड कोलिजन्स और टकराव अमंग मॉलिक्यूल्स की, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इम्प्लाइज, तो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक दैट नॉट ऑल, ये मुमकिन नहीं कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव द सेम स्पीड, कि तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स एक जैसी रफ्तार रखें। देखें गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और एक दूसरे से लगातार कोलाइड करते रहते हैं, टकराते हैं। तो उस हर टकराव के बाद मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज हो जाती है बच्चे, इसलिए सब एक जैसे नहीं हो सकते, सब की स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि गैस के जो सब मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्पीड के साथ नहीं चल सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डज इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ अ वैक्यूम? क्या वैक्यूम खला के दर्जा हरारत के बारे में बात करना कोई मायने रखता है, कोई सेंस है, कोई मायने रखता है? इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है, एवरेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दोनों ने। एज टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। दर्जा हरारत, ये जो टेम्परेचर होता है ये किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। इन वैक्यूम देयर इज़ नो पार्टिकल, खला में वैक्यूम में कोई ज़रात मौजूद नहीं होते। सो इट डज़ नॉट मेक अ सेंस टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ अ वैक्यूम। तो यहाँ से बिल्कुल सारा क्वेश्चन है
इट डज़ नॉट मेक अ सेंस। इसलिए खला की दर्ज हरारत के बारे में बात करना मंतकी नहीं है, कोई मंतक नहीं है। टेम्परेचर का मतलब क्या है जी? टेम्परेचर असल में किसी चीज़ के पार्टिकल्स मतलब ज़रात जो होते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये पैमाना होता है टेम्परेचर। यानी जितने ज़्यादा पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अब वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल भी ज़रात नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते। तो ज़रात पार्टिकल्स ना होने की वजह से कोई मोशन या काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो रिज़ल्ट क्या होता है नतीजतन, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से है, जब वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं है तो फिर इस वजह से वैक्यूम का टेम्परेचर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इस जुमले पर तबसरा करें, कमेंट दें। अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट, कि गर्म जिस्म के अंदर हरारत मौजूद नहीं होती। तो इसका आंसर एवरेज स्टूडेंट्स या ब्रिलियंट दोनों लिख सकते हैं, लेकिन एक और दो आंसर लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन के, जो आपको आसान लगे वो कर लें। द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट थी हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट, कि गर्म जिस्म के अंदर हरारत मौजूद नहीं होती, इज़ करेक्ट, ये दुरुस्त है। अ हॉट बॉडी हैज़ हायर इंटरनल एनर्जी नॉट हीट, गर्म जिस्म में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन हरारत नहीं होती। हीट जो है वो क्या चीज़ है? हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट एंड फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये जो हीट है ये मुंतकिल होने वाली या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली ये एनर्जी है, ये स्टोर नहीं होती बल्कि सिर्फ गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ जाती है। अब हीट एक सब्सटेंस नहीं है जो बॉडी के अंदर स्टोर हो। हीट एक एनर्जी का फ्लो है जो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है। तो बच्चों हॉट बॉडी का मतलब सिर्फ ये है कि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हों। जब हम कहते हैं कि हीट फ्लोज तो मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बॉडी में हीट स्टोर नहीं होती। इस वजह से कहते हैं कि हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन अ हीट। इसी का आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिख लें, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट बिकॉज, क्योंकि हीट इज़ नॉट अ सब्सटेंस कंटेन्ड इन अ बॉडी। हीट किसी जिस्म में मौजूद चीज़ नहीं होती। हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंसेस, जो दर्जा हरारत टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है। अगर दो जिस्म में टेम्परेचर में फ़र्क है, एक गर्म है एक सर्द है, तो गर्म से हीट जो है वो ठंडे जिस्म की तरफ जाएगी। तो गर्म जिस्म में अ हॉट बॉडी हैज़ हायर इंटरनल एनर्जी, तो हॉट बॉडी जो है उसके पास हाई इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, बट इट डज़ नॉट कंटेन हीट, बल्कि उसके अंदर हीट मौजूद नहीं होती। तो अभी आपको बताया था कि बच्चे हीट कोई सब्सटेंस नहीं होता कि जो बॉडी के अंदर स्टोर रहे। हीट तो एक एनर्जी है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हीट एक एनर्जी है इन ट्रांजिट, जो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर दो जिस्म में टेम्परेचर के फ़र्क पे जो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करे उसे हीट कहते हैं। तो जो हॉट बॉडी होता है उसका इंटरनल एनर्जी हाई होगा लेकिन हीट उसमें नहीं है। हॉट बॉडी का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हों, मतलब सिर्फ ये है कि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखना हीट नहीं कहलाता। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने का मतलब उसके पास हाई इंटरनल एनर्जी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हीट जो है वो स्टोर नहीं होती। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डिस्कस वेदर द सन इज़ मैटर, बहस करो क्या सूरज मादा है या नहीं, सूरज जो है वो मैटर है या नहीं। तो भाई सूरज
यहाँ से आंसर लिखें, येस एवरेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। येस द सन इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर, जी हाँ सूरज मादा पर मुश्तमिल है। इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ये बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों पर मुश्तमिल है। विच क्वालिफाई एज मैटर बिकॉज दे हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों पर मुश्तमिल है जो कि मादा हैं। विच क्वालिफाई एज मैटर, जो कि मादा हैं क्योंकि इनका वज़न भी है और ये जगह घेरती हैं। तो उम्मीद है बच्चों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चैप्टर 7 के अपलोड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।